तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो बिना किसी कैप के जल्दी से शुरू करते हैं। इस स्किल को टेस्ट करने का फैसला करते हुए कांग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने याद किया कि पिछली बार जब उसने स्केयरक्रो पर मार्शल आर्ट्स का पंच इस्तेमाल किया था तो ये एनर्जी एक्टिवेट हुई थी। उसी मूव को दोहराने के इरादे से उसने अपनी बैटल हेल्पर स्किल एक्टिवेट की। कांग ने अपने हाथ को पीछे खींचा, पूरी ताकत के साथ फोकस किया और वायलेंट एनर्जी का नाम अपने दिमाग में लेते हुए आगे पंच मारा। धड़ाम। उसके मुक्के से एक जबरदस्त काई ब्लास्ट निकला जो स्केयरक्रो को चीरते हुए टुकड़ों में बिखेर गया। कांग ने मलबे को देखा और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। उसके अंदर दौड़ती हुई पावर ने उसे एक्सिलरेट कर दिया। मैंने अभी तो बस शुरुआत की है, उसने गर्व से सोचा। कांग की खुशी और गर्व उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। पास खड़ी रेयर ने भी उसकी अटैक को देखा और ऑव में बोली, तुम्हारा अटैक तो कमाल का था। एक ही वार में स्केयरक्रो के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन रेयर पीछे रहने वालों में से नहीं थी। उसने कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन साफ झलक रही थी। अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए रेयर ने एक डबल पावर की ब्लास्ट लॉन्च किया जिसने दूसरे स्केयरक्रो को टुकड़ों में उड़ा दिया। कांग का चेहरा गिर गया। उसके शॉक की वजह इतनी साफ थी कि ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर निकल गई हो। रेयर का अटैक कांग के अटैक से लगभग 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। कांग ने सिमल्टेनियसली और इंटिमिडेशन महसूस की, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक वो सारे स्केयरक्रो जिन्हें कांग और रेयर ने तबाह कर दिया था फिर से उठ गए। उनकी लाइफलेस आवाजें गूंजी। ओपोनेंट रिकॉग्निशन कंप्लीट। कांग तुरंत बैटल रेडी स्टैंस में आ गया। उसका शरीर टेंस और एक और लड़ाई के लिए तैयार था। स्केयरक्रो ने कांग को घेर लिया। उनके मूवमेंट्स डेलिबरेट और धीमे थे। उन्होंने घोषणा की, सुपर ह्यूमन डिटेक्टेड, और फिर उन्होंने एक अनजान कमरे की ओर इशारा किया। कांग, एक और लड़ाई के लिए तैयार, रुका। उसने नोटिस किया कि स्केयरक्रो हमला नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वो एक डिस्ट्रॉयड रूम की तरफ इशारा कर रहे थे जो जैसे अचानक से प्रकट हुआ था। सावधानी से कांग कमरे के पास गया। उसने मलबे को हटाकर उसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसका ध्यान पूरी तरह फोकस्ड था। इस बीच पास खड़ी रेयर ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब लेकिन ऑडली प्लेजेंट स्मेल आ रही है। कांग ने उसकी निगाहों का पीछा किया और देखा कि वहां इंसानी अवशेष थे। एक कंकाल इतना सूखा हुआ कि सिर्फ खोपड़ी बची थी। रेयर उत्सुकता से पास गई और टिप्पणी की, ये प्लेजेंट स्मेल तो इन्हीं हड्डियों से आ रही है। कांग के हॉरर के लिए रेयर ने एक हड्डी उठाई और उसे ऐसे खाने लगी जैसे कोई स्नैक हो। कांग का शौक जल्दी ही गुस्से में बदल गया। उसने तुरंत रेयर को पकड़ लिया, जोर से दबाते हुए पूछा, तुम किसी के अवशेष क्यों खा रही हो? रेयर उसके रिएक्शन से बेफिक्र काम आवाज में बोली, वो पहले से मर चुका था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेयर ने बेफिक्र अंदाज में कहा। कांग अब भी गुस्से में था। उसने रेयर को दूर धकेला और अपना ध्यान कंकाल के हाथ में पकड़े हुए पत्र पर लगाया। कांग ने ध्यान से पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। लेखक ने अपनी जिंदगी में किए गए भयानक गलतियों को कबूल किया था। उन्होंने लिखा था कि कैसे इस डंगियन का स्तर नाइटमेयर लेवल तक बढ़ गया था जिसके कारण विनाशकारी परिणाम हुए। टॉक्सिक माहौल में पैदा हुए बच्चों ने दम तोड़ दिया और सभी एबिलिटी यूजर्स या तो आत्महत्या कर चुके हैं या दर्दनाक मौत मरे हैं। पत्र एक चिलिंग निष्कर्ष के साथ खत्म हुआ। मानवता धीरे धीरे मर रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। कांग ने पत्र को घूरते हुए सोचा। उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, क्या ये जगह असली दुनिया के भविष्य का प्रतिनिधित्व कर सकती है? उसने सोचा, शायद भविष्य में सभी एबिलिटी यूजर्स मर जाएंगे और मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर हो जाएंगे कि मानवता पूरी तरह से असहाय हो जाएगी। कंकाल के अवशेषों पर पड़े पेंडेंट पर उसकी नजर गई। कांग ने उसे उठाया और निरीक्षण करने लगा। क्या ये पेंडेंट लेखक का था? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है? उसने मन ही मन सवाल किया। कांग ने रेयर से पेंडेंट पर बने सिंबल के बारे में पूछा, शायद कुछ जवाब मिलने की उम्मीद में। जैसे ही कांग ने पेंडेंट को छुआ, उससे एक तेज रोशनी फूट पड़ी। उसके शरीर में लहरों की तरह तीव्र दर्द दौड़ने लगा। रोशनी और तेज हुई और अचानक पेंडेंट उसके हाथ में चकनाचूर हो गया। पेंडेंट के टूटने के बाद एक अजीब सा सिंबल उभरा। वो सिंबल कांग के हाथ पर जलते हुए इम्प्रिंट हो गया। कांग का हाथ जोर से कांपने लगा। वो उस निशान को घूरता रहा, पूरी तरह ओवरवेल्म्ड और कंफ्यूज्ड। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इससे पहले कि वो पूरी तरह समझ पाता कि क्या हो रहा है, सिस्टम ने ठंडी आवाज में नोटिफाई किया, द स्टार्स आर वॉचिंग। अचानक उसके सामने एक डार्क पोर्टल बनने लगा।
उसकी स्वर्लिंग फॉर्म किसी विशाल अंतहीन ब्रह्मांड की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ एक दूर की गैलेक्सी झिलमिला रही थी। पोर्टल की खिंचाव बढ़ने लगी। धीरे धीरे कांग का शरीर उसमें समाने लगा। पास खड़ी रेयर ने ये सब कुछ देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। गुड लक कांग, उसने चहकते हुए कहा और भाग गई। कांग ने हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश की। रेयर, वापस आओ, उसने चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पोर्टल ने उसे पूरी तरह निगल लिया। जब कांग ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक गैलेक्सी के बीच तैरता हुआ पाया। चारों ओर तारे और ग्रह थे। उसके लिए ये सब कुछ सरियल और दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वो सांस ले पा रहा था। चारों तरफ देखते हुए उसने बुदबुदाया, ये जगह आखिर है कहाँ? कांग बिना किसी दिशा के ब्रह्मांड में तैरता रहा। चारों तरफ तारे और गैलेक्सियां थीं। उसके दिमाग में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन का तूफान था। रेयर, उसने चिल्लाकर आवाज लगाई। उसकी आवाज वॉइड में गूंजने लगी। फिर उसने किसी को भी पुकारते हुए पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया है? अचानक कांग की सोच पर सिस्टम ने इंटरप्ट करते हुए एक नोटिफिकेशन दिया। द एडवांसिंग स्टार, बारू हैज रिकॉग्नाइज्ड योर स्टार फ्रैगमेंट। कांग ने इस क्रिप्टिक संदेश को समझने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक चमकदार नीला तारा उसके सामने प्रकट हुआ। वो तारा एक ठंडी और जजमेंटल आभा छोड़ रहा था। तारा कुछ देर कांग को चुपचाप ऑब्जर्व करता रहा। कुछ पलों के बाद ऐसा लगा कि तारा निराश हो गया। उसने कुछ बुदबुदाया कांग की पोटेंशियल और पर्सनैलिटी के बारे में, और फिर वैसे ही अचानक गायब हो गया जैसे वो आया था। कांग खुद को इंसल्टेड महसूस करते हुए इरिटेट हो गया। मेरी पर्सनैलिटी में क्या गड़बड़ है? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। उसने सिस्टम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गुस्से और कंफ्यूजन से भरी हुई थी। सिस्टम ने काम रहते हुए एक सीरीज ऑफ नोटिफिकेशन दिए। एक गहरी ऑथोरिटेटिव आवाज में सिस्टम ने समझाया, ये तारे सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, अपने अपने इलाकों के शासक, जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये तारे ग्रहों को ऑब्जर्व करते हैं, संभावित डिसाइपल्स की तलाश में जिन्हें वे अपनी शक्ति प्रदान कर सकें। एक बार जब कोई डिसाइपल उनकी शक्ति स्वीकार कर लेता है तो वो उनके ग्रह पर कब्जा कर लेते हैं, अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाते हुए। कांग ने ये सुनकर और भी कंफ्यूजन महसूस किया। ये तारे मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? उसने बुदबुदाते हुए कहा। अपने हाथ पर जले हुए सिंबल की ओर देखते हुए उसने समझा कि ये सब केओस शायद उसी की वजह से हो रहा है। इससे पहले कि कांग कुछ और समझ पाता, 4-5 अलग अलग रंगों के तारे आसमान से उतरे और उसके चारों ओर घूमने लगे। उनकी रेडिएंट फॉर्म्स एक हिप्नोटिक ग्लो छोड़ रही थीं और वो कांग को गहराई से ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तारे कांग की चार्म, डिटर्मिनेशन और आयरन लाइक बॉडी से प्रभावित हो गए थे। हर तारा ईगर था कि वो कांग को अपना डिसाइपल बनाए। सिस्टम ने नोटिफाई किया, ऑल द सेलेस्टियल बीइंग्स वांट टू इन्वेस्ट इन यू। कांग ने इरिटेटेड होकर ग्राउल किया, अब ये क्या हो रहा है? उसने तारे की ओर उंगली उठाई और चिल्लाया। तारे अचानक उसके और करीब आ गए। उनकी प्रेजेंस ओवरवेलमिंग थी। फिर एक एक करके उन्होंने अपने परिचय देना शुरू किया। उनकी आवाजें कांग के दिमाग में गूंजने लगीं। पहले पर्पल ब्लू तारा आगे बढ़ा। उसने खुद को शैटरिंग स्टार गैल के रूप में पेश किया। उसका रूप एक डेमोन जैसा था, जिसकी लंबी तेज उंगलियां थीं। मैं मासेस का शासक हूँ, डैगर्स, जहर और साजिशों का मास्टर। मेरी ताकत छिपी रहती है गुप्त संगठनों की छायाओं में, उसने गर्व से कहा। इसके बाद ग्रीन तारा सामने आया। उसने खुद को वॉकिंग स्टार वरन कहा। मैं दुख और क्रोध का पिता हूँ। मैं मृतकों की एक सेना को कमांड करता हूँ और मुझे झूठी उम्मीद और शक्तिहीन संघर्षों में लोगों की निराशा से खुशी मिलती है, उसने बताया। तीसरे नंबर पर एक और पर्पल ब्लू तारा आया। उसने खुद को स्नेक ऑफ ग्रीड एंड डिजायर युगुल कहा। मेरा साम्राज्य भुखमरी और कष्टों से ग्रस्त है। मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को निगल जाऊं, उसने कहा। चौथे नंबर पर गोल्डन तारा पूरी चमक के साथ आगे बढ़ा। उसने खुद को मोनार्क रूलर कहा। मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मेरी चमक से सभी मेरे सामने घुटने टेक दें। मेरी ब्रिलियंस आंखों को चकाचौंध कर देती है, उसने दावा किया। गोल्डन स्टार ने गर्व से कहा, मेरी चमक सभी रोशनी से तेज है और मेरी अथॉरिटी एब्सोल्यूट है। अंत में ऑरेंज स्टार सामने आया। उसने खुद को अरोस के रूप में पेश किया। मैं एक योद्धा हूँ जो आग के साथ आगे बढ़ता है और अपने दुश्मनों का विनाश स्टील से करता है। मैं शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हूँ।
उसने गंभीरता से कहा। कांग ने उनकी इंट्रोडक्शन सुनी। उसका चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। उसने सार्कास्टिकली बुदबुदाया, ये सारे के सारे इतने अजीब क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इन सबको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। उसके कमेंट को सुनकर सेलेस्टियल बीइंग्स चौंकाने वाली उत्सुकता के साथ सहमत हो गए। हमें तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत पसंद है, यही वजह है कि हम तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। कांग पॉज कर गया। उसकी इरिटेशन अब चरम पर थी। तो तुम्हारे हिसाब से कांग को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? उसने गुस्से में चिल्लाया। सभी सेलेस्टियल बीइंग्स ने एक साथ सिर हिलाकर सहमति जताई। उनकी शर्म की पूरी कमी देखकर कांग ने हार मानते हुए एक लाइफलेस पत्थर की तरह जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। आखिरकार कांग ने फिर से बोलना शुरू किया। अगर मैं तुम में से किसी को चुनूं तो मुझे क्या मिलेगा? उसने पूछा। उस पल ब्लू स्टार फिर से प्रकट हुआ। उसने कांग को उसके भविष्य की एक झलक दिखाई, एक ऐसा भविष्य जहां कांग के पास इमेंस अचीवमेंट्स और पावर थी। कांग ने उस विजन को घूरा, फिर सितारों की ओर देखा। उसने गंभीरता से सोचना शुरू किया और बुदबुदाया, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं आता। अगर मैं इनकी शक्ति लेता हूँ तो इसके पीछे कोई हिडन मोटिव जरूर होगा। कांग ने खड़े होकर सेलेस्टियल बीइंग्स को अंतिम स्वर में संबोधित किया। तुम सब कांग के पास आए, लेकिन कांग तुम्हारे पास नहीं गया। इसका मतलब कांग के पास तुम्हारे ऑफर्स को रिजेक्ट करने का हक है। जब कांग को सही लगेगा तब वो तुम्हें बुलाएगा, तब तक कांग कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा। ये कहते हुए कांग ने डिसमिसिवली हाथ हिलाया और उन्हें अलविदा कहा। सेलेस्टियल बीइंग्स चुपचाप देखते रहे, जैसे एक यूनिवर्सल पोर्टल प्रकट हुआ जो कांग को उसकी वास्तविकता की ओर वापस खींचने लगा। कांग ने राहत की सांस ली। आखिरकार मैं वापस नरक में आ गया, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही पोर्टल बंद होने वाला था, गोल्डन स्टार उसमें से फिसलकर नरक में आ गई। बिना किसी चेतावनी के उसने कांग का हाथ काट दिया। कांग दर्द से कराह उठा। सिस्टम ने तुरंत नोटिफाई किया, द सेलेस्टियल बीइंग्स हैव अनलॉक्ड योर पोटेंशियल, ग्रांटिंग यू द लेजेंडरी डोमेन स्किल। कांग ने अपने कांपते हुए हाथ को घूरा। उसकी आवाज फ्रस्ट्रेशन से भर गई। क्या ये स्टार मुझे रिश्वत देना चाहती है? ये डोमेन स्किल क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करूं? उसके हाथ पर जले हुए स्टार सिंबल को देखते हुए कांग के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या ये सेलेस्टियल बीइंग वही है जिसने नरक को बनाया? क्या इन्हीं ने मुझे यहाँ लाया? लेकिन एक बात साफ थी, कांग की डिटर्मिनेशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। सीन बदलता है। अब कांग आखिरकार पृथ्वी पर लौट चुका है, लेकिन उसे लौटे हुए 3 दिन हो चुके हैं। कांग ने सोचा था कि वो नरक में वापस जाकर खुद को मजबूत करने पर फोकस करेगा, लेकिन जैसे ही वो असली दुनिया में लौटा, उसे एहसास हुआ कि यहाँ भी कई समस्याएं उसका इंतजार कर रही थीं। मुझे कभी नहीं पता होता कि मैं पृथ्वी पर वापस आकर कहाँ पहुंचूंगा, उसने सोचा। जब कांग आखिरकार असली दुनिया में लौटा तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो पूरी तरह भिखारी जैसा लग रहा था। लोग उसे देखकर डरने लगे। सीन बदलता है। कांग यिन के घर पहुंचा, अभी भी भिखारी जैसी हालत में। कांग ने कैजुअली अनाउंस किया, मुझे एक घर खरीदना है। ये सुनकर यिन चिंतित हो गई। ये सवाल अचानक से कहाँ से आ गया? उसने पूछा। कांग ने उसे आश्वस्त किया, मेरे पास पैसे हैं और जो कुछ भी चाहिए। अब मुझे एक प्रॉपर घर चाहिए। कांग ने दृढ़ता से कहा कि वो अब किराए पर नहीं रह सकता। यिन ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे सारे पैसे इलीगल तरीके से आए हैं। उसने कांग को चेतावनी दी, अगर तुम कोई बहुत महंगा घर खरीदते हो तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यिन ने समझाया कि अगर कांग सच में एक घर खरीदना चाहता है तो उसे अपने पैसे को लीगलाइज करना होगा। इसके लिए कांग को हंटर बनना होगा। यिन ने बताया, हंटर्स के पास पहले से ही बहुत पैसे होते हैं और वो आसानी से घर खरीद सकते हैं। कांग किचन में बैठकर रामेन बना रहा था और यिन की बातों पर सोच रहा था। उसने स्वीकार किया कि यिन सही कह रही थी। अगर मैं अचानक एक घर खरीद लेता हूँ बिना किसी लेजिट कारण के तो ये बहुत सस्पिशियस लगेगा, उसने सोचा। कांग को उन सितारों की याद आई जिन्होंने उसे भविष्य की झलकें दिखाई थीं। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने साहसिकता से घोषणा की, मुझे उनकी शक्ति की जरूरत नहीं है। उसने बोल्डली कहा, मैं अपने सभी लक्ष्यों को अपनी ताकत से पूरा करूंगा। अगर असली दुनिया का भविष्य नरक जैसा है तो मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि उस भविष्य को यहाँ कभी आने नहीं दूं। कांग ने चॉपस्टिक को नायक की तरह पकड़ा और एक नाटकीय अंदाज में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। यिन ये सब देखकर ऑकवर्ड और शाय हो गई। ज्यादा कूल बनने की कोशिश मत करो, बस खाना खाओ, उसने झुंझलाते हुए कहा। बाद में कांग और यिन टेबल पर साथ बैठे थे और खा रहे थे।
टीवी बैकग्राउंड में चल रहा था जिसमें ली कोरिया एक एस रैंक हंटर बोल रहे थे। ली ने समझाया कि डंगियन अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, डंगियन से जो मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं वो उनके डिफिकल्टी लेवल से एक रैंक ऊपर हैं। सामान्य हंटर्स के लिए उन्हें मारना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। कांग ब्रॉडकास्ट को गहराई से देख रहा था। खाते हुए उसने अनजाने में अपना खाना गिरा दिया। ये देखकर यिन गुस्से में आ गई। अगर तुमने खाना सही से नहीं खाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, उसने झिड़कते हुए कहा। यह सुनकर कांग आखिरकार अपने खाने पर फोकस करने लगा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या पृथ्वी का नरक जैसा भविष्य शुरू हो चुका है? उसने सोचा। सीन बदलता है। कांग अब अवेकनिंग सेंटर में है जहां उसे अपना हंटर्स लाइसेंस लेना है। वहां हलचल मची हुई है और कांग भीड़ में ब्लेंड हो गया। सबसे पहले उसका आईडी फोटो लिया गया। फोटो में उसका चेहरा पूरी तरह गैंगस्टर जैसा लग रहा था। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट तक शॉक्ड हो गई। इसके बाद कांग का ब्लड टेस्ट हुआ। फिर उसे एक मेजरिंग मशीन के पास ले जाया गया। वहीं पास में खड़ा एक व्यक्ति बाकी एप्लीकेंट्स के पावर लेवल्स चेक कर रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, इस कैंडिडेट का लेवल 87 है। वहां किसी ने समझाया कि जो भी 100 का पावर लेवल हासिल करता है वो हंटर बन सकता है। कांग की बारी आ गई। वो आत्मविश्वास से कदम बढ़ाते हुए मशीन के पास गया और अपना हाथ अंदर रखा। इंस्ट्रक्टर ने समझाया, तुम्हें मशीन के अंदर बॉल को पकड़ना होगा और अपनी पूरी ताकत उसमें लगानी होगी। जैसे ही कांग ने बॉल पकड़ी वो धमाके के साथ फट गई। पूरा कमरा खामोश हो गया। सभी की निगाहें कांग पर टिक गईं। ये क्या था? सबके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। मशीन पर पावर लेवल नंबर चमक रहा था, 999999। कांग स्टन्ड रह गया। पास खड़ा इंस्ट्रक्टर भी हैरान था। कांग ने सोचा, क्या मैंने गलती से मशीन तोड़ दी? अब ये नुकसान भरना पड़ेगा क्या? वो पत्थर की तरह वहीं बैठ गया, अनश्योर कि आगे क्या करना है। इंस्ट्रक्टर्स डिसबिलीफ में आपस में बात करने लगे। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि ली सिल्वर गोल्डन हेयर वाला एस रैंक हंटर ने भी अपनी मना लेवल चेक करते हुए मशीन नहीं तोड़ी थी। कांग ने ऑकवर्डली इंस्ट्रक्टर से पूछा, अब आगे क्या होता है? इंस्ट्रक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि मशीन टूट गई होगी। उन्होंने कांग को आश्वासन दिया कि वो क्रिस्टल को बदल देंगे और फिर से टेस्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही कांग ने दोबारा टेस्ट किया, मशीन फिर से टूट गई। इस बार सबकी हैरानी और बढ़ गई। कांग का लेवल पेंडिंग पर छोड़ दिया गया, रिक्वायरिंग डिटेल्ड एनालिसिस। इसके साथ ही कांग की एबिलिटी चेक भी रोक दी गई। कांग अब और भी चिंतित हो गया, अनश्योर कि अब क्या करना चाहिए। एक फ्लैशबैक माँ, कांग अपने टेस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, सोचते हुए कि कौन सी एबिलिटी दिखानी चाहिए। आखिरकार उसने अपनी पॉइजन ब्लड दिखाने का फैसला किया। अपनी उंगली काटते हुए उसने अपने हरे खून की बूंदों को एक पौधे पर टपकाया। पौधा तुरंत सूखकर मुरझा गया। उसके खून की हाई लेवल टॉक्सिसिटी देखकर सब शॉक्ड रह गए, यहाँ तक कि एक इंस्ट्रक्टर भी स्मेल से बेहोश हो गया। बाद में कांग एक रजिस्ट्रार से मिला जो ठंडी नजरों से उसके दस्तावेज देख रही थी। उसने एक तिरस्कार भरे लहजे में कहा, आजकल हर कोई हंटर बनना चाहता है। वो कांग को हंटर प्रोफेशन के खतरों के बारे में आगाह करने लगी। हंटर भले ही बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन उन्हें हर समय मौत का सामना करना पड़ता है, उसने कहा। कांग ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं पैसा या शोहरत के लिए हंटर नहीं बनना चाहता। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की रक्षा करूं, उसने कहा। फिर उसने एक मशहूर कहावत दोहराई, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मन ही मन कांग हल्का सा हंसा। शायद ये स्पाइडरमैन मूवी से इंस्पायर्ड था, उसने सोचा। दस्तावेज लेकर कांग अगले टेस्टिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। सीन बदलता है। 2 बॉडीगार्ड्स काले सूट में एक ब्लैक रोल्स रॉयस खोल रहे थे। गाड़ी से बाहर निकले ली, एक एस रैंक हंटर। भीड़ उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गई। ली ने अपने बॉडीगार्ड से तैयारी के बारे में पूछा। बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने बताया कि रेड बटरफ्लाई गिल्ड के कई सदस्य भी इस साल टेस्ट दे रहे हैं, जिससे हंटर लाइसेंस एग्जाम और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। अंदर एक इंस्ट्रक्टर ने ली को एक अजीब एप्लीकेशन के बारे में बताया। उस कैंडिडेट का मना लेवल मशीन से मापा ही नहीं जा सका। शायद मशीन खराब है, इंस्ट्रक्टर ने कहा। फिर उन्होंने बताया कि एप्लीकेंट के पास एक दुर्लभ एबिलिटी है, ब्लड पॉइजन। यह सुनकर ली ने इसे डिसमिस करते हुए कहा, यह एबिलिटी ग्रुप मिशन के लिए बेकार है। अगर मॉन्स्टर अटैक के दौरान उसके जहरीले खून से टीममेट्स को नुकसान हुआ तो क्या होगा, ली ने तर्क दिया। लेकिन फिर ली को याद आया कि कांग वही व्यक्ति था जिसमें उसने अपने पुराने बटलर को इन्वेस्ट करने के लिए कहा था।
हो सकता है कांग कुछ छुपा रहा हो। सोचते हुए ली ने फैसला किया कि वो उसे करीब से ऑब्जर्व करेगा। सभी प्रतियोगी, जिनमें कांग भी शामिल था, एक बड़े कमरे में इकट्ठा हुए। इंस्ट्रक्टर ने प्रत्येक प्रतिभागी को एक पर्पल क्रिस्टल दिया, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। कांग ने जब पूछा कि ये क्रिस्टल क्यों दिए जा रहे हैं, तो इंस्ट्रक्टर बिना जवाब दिए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुला और कांग ने खुद को एक अनजान वीरान जगह पर पाया। दूसरी तरफ ली अपने कमरे से सीसीटीवी कैमरों के जरिए ये सीन देख रहा था। वीरान शहर असल में यूक्रेन के एक 2 स्टार डंगियन की रेप्लिका था। कांग ने हाथ में क्रिस्टल पकड़ा और घोषणा सुनी, टेस्ट का मकसद है 3 घंटों में सबसे ज्यादा क्रिस्टल इकट्ठा करना। 100 से ज्यादा प्रतिभागी हैं और हर एक के पास एक पर्पल क्रिस्टल है। कांग ने क्रिस्टल को देखते हुए कॉन्फिडेंटली मुस्कान दी। अब असली दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है, उसने सोचा। सीन बदलता है। हर इंसान के पास एक क्रिस्टल था। मॉन्स्टर्स को हराने पर उन्हें 1 से 3 रैंडम क्रिस्टल मिलते थे। एक स्पेक्टिकल्ड आदमी जो एक लीडर की तरह लग रहा था, अपने 3 साथियों के साथ प्लान बना रहा था कि वो टेस्ट को कैसे पूरा करेंगे। उसने कांग पर ध्यान दिया और उसे अपनी टीम में शामिल होने का सुझाव दिया, लेकिन कांग विजिबली अनॉयड लग रहा था। उसने अपने कान में उंगली डाली, गंदगी निकालकर दिखाते हुए ताना मारा, मुझे लूजर्स की टीम ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्पेक्टिकल्ड आदमी शॉक्ड रह गया। उसने कांग को मनाने की कोशिश की, हमारी टीम में एक मसल हेड है, एक शील्ड वाला और एक हीलर। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, उसने समझाया। लेकिन कांग ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, मुझे ग्रुप फाइट्स पसंद नहीं, मैं अकेले लड़ना पसंद करता हूँ। जैसे ही कांग वहां से जाने लगा, मसल हेड गुस्से से आग बबूला हो गया। इसे इंसल्ट कैसे कर दिया, सोचते हुए उसने कांग का कॉलर पकड़ लिया। अपना क्रिस्टल हमें दे दो वरना कोई और आकर ले जाएगा, मसल हेड गरजा। लेकिन कांग ने डरने की बजाय एक जोरदार थप्पड़ मारा। मसल हेड जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह चकनाचूर। कांग ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अगर मसल हेड जैसी हालत नहीं चाहिए तो अपने अपने क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो। स्पेक्टिकल्ड आदमी ने तुरंत अपना क्रिस्टल कांग को दे दिया। कांग सरप्राइज्ड हुआ और पूछा, इतनी आसानी से क्रिस्टल क्यों दे दिया? स्पेक्टिकल्ड आदमी ने जवाब दिया, मसल हेड हमारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर था। अगर तुमने उसे इतनी आसानी से हरा दिया तो हमारा कोई चांस नहीं। कांग ने सबके क्रिस्टल इकट्ठा किए और वहां से चला गया। दूसरी तरफ ली और उसका मैनेजर सर्वेलेंस रूम से सब देख रहे थे। ली ने टिप्पणी की, जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, रेड बटरफ्लाई ने अपनी टीम से क्रिस्टल छीनकर रैंकिंग में लीड ले ली है। ली ने बताया। उसने जोड़ा, रेड बटरफ्लाई इतनी स्ट्रांग है कि वो अकेले ही 2 स्टार डंगियन को क्लियर कर सकती है और 3 स्टार डंगियन में भी असिस्ट कर सकती है। मैनेजर ने आश्चर्य से कहा, 3 स्टार डंगियन तो बी रैंक का होता है, जो छोटी बात नहीं है। इसी दौरान रेड बटरफ्लाई का सामना एक मस्कुलर रोबोट से हुआ। ये रोबोट बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कांग ने नरक में सामना किया था। मैनेजर ने ली से इस रोबोट के बारे में पूछा। ली ने समझाया, ये एक प्रोटोटाइप है जिसे B&D इंडस्ट्री ने बनाया है। इसे 2 स्टार मॉन्स्टर जितना ताकतवर डिजाइन किया गया है। ये रोबोट इतना ड्यूरेबल है कि इसे हराने के लिए 10-15 हंटर्स को भी मुश्किल होती है। रेड बटरफ्लाई रोबोट से लड़ने लगी, लेकिन उसे हराने में संघर्ष कर रही थी। ली ने अचानक देखा कि कांग भी उसी रोबोट के सामने खड़ा था। हंसते हुए ली ने कहा, अब मजा आएगा। कांग का चेहरा पूरी तरह से डिसअपॉइंट और अनॉयड लग रहा था। गुस्से में उसने रोबोट पर एक जबरदस्त पंच मारा, जिससे रोबोट पीछे की तरफ खिसक गया। रुकने के बजाय कांग ने बैटल हेल्पर एक्टिवेट किया। उसने रोबोट की टांग पकड़कर तोड़ दी और फिर उसे दूर फेंक दिया। सीन झूम आउट होता है और पता चलता है कि कांग 20 से ज्यादा रोबोट्स को हराकर उनके टुकड़ों के बीच खड़ा है। उसने अपना सिर पकड़ रखा है और फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला रहा है। एक टूटे हुए रोबोट के शरीर को पकड़ते हुए कांग सार्कास्टिकली बोला, ये रोबोट्स तो नरक के रोबोट्स से बहुत कमजोर हैं, ये तो सिर्फ बेवकूफ खिलौने हैं। कांग ने अपनी डिसमेंटल एबिलिटी का उपयोग करके रोबोट से क्रिस्टल निकाला। उसने याद किया कि नरक में सिस्टम ने उसे स्केयर क्रोज पर ये एबिलिटी इस्तेमाल करने से रोका था। तभी एक घोषणा हुई, 34 मिनट हो चुके हैं और आधे से ज्यादा हंटर्स फेल हो चुके हैं। रैंकिंग डिस्प्ले हुई। तीसरे स्थान पर मसल मम्मी, जिनके मसल्स वाकई इम्प्रेसिव थे। दूसरे स्थान पर रेड बटरफ्लाई, जिनके पास 9 क्रिस्टल थे। पहले स्थान पर कांग, जिसके पास 16 क्रिस्टल थे। कांग ने स्क्रीन पर अपना नाम देखकर स्मगली मुस्कान दी। मैं हमेशा जानता था कि मैं नंबर 1 बनूंगा, उसने गर्व से कहा। एक रोबोट के सिर के साथ खेलते हुए कांग ने मजाक में कहा, ये रोबोट नरक के स्केयर अक्रो का डाउनग्रेडेड वर्जन है।
इसके बाद उसने रोबोट के मोटे लेदर को उसके शरीर से निकाला। शायद इससे कुछ काम का बनाया जा सकता है, उसने सोचा। लेदर को हाथ पर लपेटकर उसने उसे आर्मर की तरह इमेजिन किया। अपनी क्रिएशन एबिलिटी से उसने हाथ और पैरों के लिए गार्ड्स बना लिए। हालांकि वो कॉमन रैंक के थे, कांग अपने क्रिएशन से काफी खुश था। मैंने इन रोबोट्स को कुछ उपयोगी चीजों में बदल दिया, उसने गर्व से सोचा। कॉन्फिडेंस से भरे कांग ने और रोबोट्स को हराने का इरादा किया। दूसरी तरफ सीन रेड बटरफ्लाई पर शिफ्ट हुआ। उसने देखा कि वो दूसरे स्थान पर है। ये कांग कौन है? उसने चिंतित होकर सोचा। इससे पहले कि वो और सोच पाती, दूसरे हंटर्स ने उस पर अटैक किया, उसके क्रिस्टल चुराने के इरादे से। रेड बटरफ्लाई हवा में उछली, लेकिन फॉर गॉड्स सेक ये कौन से पोज हैं? उसने एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा और सभी हंटर्स को पल भर में हरा दिया। हालांकि उसकी जीत शानदार थी, उसने महसूस किया कि कांग अब भी सबसे आगे था। रेड बटरफ्लाई के चारों ओर अभी भी 100 से ज्यादा हंटर्स उसे घेर कर खड़े थे। तभी मसल मम्मी एक रौद्र रूप में वहां पहुंची, मानो किसी रैम्पेजिंग बीस्ट की तरह। उसने हंटर्स को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जैसे वो सिर्फ खिलौने हों। मसल मम्मी सीधे रेड बटरफ्लाई के पास पहुंची, चिंतित कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। अब ये साफ हो गया कि मसल मम्मी को सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। वो रेड बटरफ्लाई की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील थी। मसल मम्मी के साथ स्पेक्टेकल्ड मैन और एक सिल्वर हेयर वाली महिला भी थी। मसल मम्मी ने गर्व से घोषणा की, हमारी टीम के पास 88 क्रिस्टल हैं। फिर उसने सुझाव दिया कि ये सारे क्रिस्टल रेड बटरफ्लाई को दे दिए जाए ताकि वो पहले स्थान पर आ सके। लेकिन रेड बटरफ्लाई ने सख्ती से इनकार कर दिया। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, उसने स्टर्नली कहा। बिना समय गंवाए रेड बटरफ्लाई उड़ गई। सीन फिर से ली और उसके मैनेजर पर शिफ्ट होता है। ली टेस्ट देखते हुए अलाउड सोचता है, कांग इतनी ताकतवर कैसे हो गया? ली को पहले से संदेह था कि कांग खास है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कांग रैंकिंग्स में टॉप पर आ जाएगा। ली ने अंदाजा लगाया, हो सकता है कांग ने अवैध रूप से किसी डंगियन का एक्सप्लोरेशन किया हो। हालांकि कांग का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, जो ली को और इंट्रीग्ड कर रहा था। ली ने कांग और रेड बटरफ्लाई की तुलना गेम के खिलौनों से की और कहा, उन दोनों के बीच की भिड़ंत देखना रोमांचक होगा। उसी समय कांग थका हुआ और भूखा महसूस कर रहा था। उसने रोबोट से लिया हुआ लेदर खाने का विचार किया। जैसे ही उसने उसमें एक बाइट लिया, वो तुरंत उबकाई से भर गया और वॉमिट कर दिया। मेरा दिमाग अजीब तरह से काम कर रहा है, उसने दुखी होकर कहा। तभी कांग ने महसूस किया कि कोई तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। वो रेड बटरफ्लाई थी, जो एक बम्बलबी की तरह अटैक कर रही थी। कांग ने आसानी से उसका अटैक डॉज किया। रेड बटरफ्लाई ने बैटल स्टांस लिया और पूछा, क्या तुम अकेले हो या तुम्हारी टीम भी है? कांग ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ झूठ बोला, मेरे पास 150 गुर्गे हैं जो मेरे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। रेड बटरफ्लाई कुछ सेकंड्स के लिए रुकी। उसने ब्लफ को तुरंत भांप लिया और कंफर्म किया कि कांग अकेला है। एक गंभीर स्वर में रेड बटरफ्लाई बोली, इस फाइट का मजा आएगा। उसने अपनी मार्शल आर्ट्स एक्टिवेट की और कांग पर चार्ज किया। कांग ने तुरंत महसूस किया कि रेड बटरफ्लाई लेवल 14 की है, जबकि वो सिर्फ लेवल 7 पर है। फिर भी उसने फाइट करने की तैयारी की। रेड बटरफ्लाई ने एक पावरफुल पंच कांग पर छोड़ा। कांग ने मुश्किल से ब्लॉक किया और उसकी जबरदस्त ताकत को स्वीकार किया। रेड बटरफ्लाई ने फिर से एक एरियल किक मारी, जो कांग के सिर की तरफ थी। और सीरियसली ये एंगल कहां से आया? कांग ने अपनी बैटल हेल्पर स्किल का इस्तेमाल करते हुए किक को डॉज किया। कांग जानता था कि वो हमेशा डॉज नहीं कर सकता। उसने वॉयलेंट एनर्जी एक्टिवेट की, अपनी पूरी ताकत अपने हाथ में केंद्रित की। यही मेरा एकमात्र मौका है, उसने सोचा। दूसरी ओर रेड बटरफ्लाई ने फिर से अपनी मार्शल आर्ट्स एक्टिवेट की। जैसे सासुके और नारुतो दोनों एक दूसरे पर चार्ज करने लगे। ये भिड़ंत महाकाव्य होगी। कांग ने अपनी चिदोरी जैसे एनर्जी अटैक एक्टिवेट की, जबकि रेड बटरफ्लाई अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ आगे बढ़ी। कांग को विश्वास था कि उसका एनर्जी अटैक रेड बटरफ्लाई को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखते हैं असली विजेता कौन है, उसने सोचा। कांग का चिदोरी अटैक रेड बटरफ्लाई पर लगते ही उसकी दाईं भुजा में दरारें पड़ने लगीं। वो दर्द से चीख उठी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पूरी भुजा की हड्डी पूरी तरह चूर चूर हो चुकी थी। कांग भी उतना ही शॉक्ड और कंफ्यूज था। उसने अपनी वायलेंट एनर्जी की शेयर स्ट्रेंथ पर गौर किया। रेड बटरफ्लाई, जो बमुश्किल दर्द को सहन कर पा रही थी, बैठने की कोशिश करने लगी। कांग ने अपनी स्मर्किंग डिमीनर के साथ उससे कहा,
अपने क्रिस्टल्स मुझे दे दो। रेड बटरफ्लाई ने अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाते हुए अनिच्छा से अपने सारे क्रिस्टल्स कांग को दे दिए, लेकिन इससे पहले कि कांग सेलिब्रेट कर पाता, एक गूंजती हुई चीख ने उसे इंटरप्ट किया। धड़ाम! पीछे से मसल मम्मी ने एंट्री मारी और कांग को एफर्टलेसली फेंक दिया। कांग अभी तक इम्पैक्ट से संभलने की कोशिश कर रहा था। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।